हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ये नाइन्थ क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। यानी कि भारत के आकार और स्थिति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। भारत की आकार कैसी है, भारत की स्थिति कैसी है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली किसके भारत के ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में बताएगा। भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत कितने डिग्री कितने मिनट पे नॉर्थ में है, साउथ में है या ईस्ट वेस्ट में है, इन सब बातों को हम यहाँ पढ़ेंगे। जो भारत की स्थिति है, उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना डिस्टेंस होता है, पूरब से पश्चिम की तरफ कितना डिस्टेंस होता है, इसके बारे में हम इन सब स्थिति में भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे, 6th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में भी जाने के बाद आपको ज्योग्राफी यानी कि जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का मिलेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि भारत, आकार और स्थिति। चलिए तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे कि दे रहा है कि भारत क्या है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत क्या है, विश्व की जो है संस्कृतियों में से एक है। पहले हम चलिए भारत को क्या करते हैं ना, विश्व के मैप पे देख लेते हैं कि भारत कहाँ है। आपका ये रहा विश्व का यानी कि वर्ल्ड मैप रहा। ये क्या रहा, ये आपका वर्ल्ड मैप रहा। अब इस वर्ल्ड मैप में आपको बता दूं, ये पूरा जो है ये पूरा एक संसार है। अब इसमें क्या है, इस पे जितने आपने 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है उस सारे कॉन्टिनेंट के बारे में मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है। आप देखिए, पहले तो आप देखिए ये महासागर हो गया, प्रशांत महासागर, और फिर आप इधर भी देख रहे होंगे प्रशांत महासागर। आपने पढ़ा है क्या कि जो पृथ्वी है वो क्या है, पृथ्वी हमारी गोल है। तो जब ये गोल है तो ये जो हिस्सा प्रशांत महासागर का है ना, प्रशांत महासागर वैसे भी क्या है, अर्थ की सबसे बड़ी महासागर है। तो ये जो हमारा यहाँ पे प्रशांत महासागर, ये क्या करेगा, इसका पार्ट जो होता है इधर भी क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों तरफ से ये मिला होता है, इसलिए हमारा कुछ प्रशांत महासागर का जो पार्ट होता है इस साइड में होता है और कुछ प्रशांत महासागर का जो पार्ट होता है वो इस साइड में होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड के मैप पे पहले हम इन सब कॉन्टिनेंट के बारे में देख ले रहे हैं कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है और हमारा जो भारत देश है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए पहले आप देखिए यहाँ पे, अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है, उत्तर अमेरिका। और मैंने बताया था कि उत्तर अमेरिका में आपके कितने देश आते हैं, 3 देश आते हैं। कौन कौन सा, आपका मैक्सिको आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, और एक पार्ट आपने यहाँ पढ़ा होगा अलास्का के बारे में। ये जो पार्ट आता है यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट है यहाँ पे अलास्का आता है। लेकिन ये जो अलास्का है ना, ये किसका पार्ट आता है, ये है हमारा यूएसए का ही पार्ट है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये नहीं समझना है आपको कि ये पूरा अमेरिका है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ये है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे ये पूरी के राष्ट्रपति हैं, इसका भी राष्ट्रपति है, नहीं ये गलत है, ये कॉन्टिनेंट है। क्या है स्टूडेंट, ये हमारा कॉन्टिनेंट है। और ये कॉन्टिनेंट होने के कारण एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश होते हैं, जैसे कि आपने सुना है एशिया एक प्रकार का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। विश्व की अगर सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट कौन सी है भारत, विश्व की एशिया है। और एशिया कॉन्टिनेंट में ही हमारा जो भारत देश एक छोटा सा देश है, यानी कि एशिया में भी बहुत सारे देश हैं 43 के आसपास। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि मैं पहले आपको इस पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं इंडिया के ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पहले देखते हैं हमने क्या स्टार्ट किया, उत्तर अमेरिका के बारे में पहले हमने जाना। ये हमारा एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे हम डिस्टेंस वाइज भी बताएंगे आपको, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी बताएंगे, एरिया के अकॉर्डिंग भी बताया जाएगा कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है। भारत जो है वो चाइना से कितना छोटा है, सबसे बड़ा, जैसे मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा देश कौन सा है तो आप बोलिएगा क्या कि सर रसिया है, सबसे बड़ा देश रसिया है। सबसे छोटा देश के बारे में पूछ दिया जाए तो आप बोलिएगा कि वेटिकन सिटी है। तो इन सब देशों के बारे में बताया जाएगा। और टॉप 7 यानी कि टॉप 7 कंट्री जो एरिया के अकॉर्डिंग होंगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। पूरा जो कॉन्टिनेंट 204 के आसपास कंट्री है, 193 जो कंट्री ना यूएनओ में आता है। ओके, तो आप इतने कंट्री को पढ़ना वैसे जरूरी भी नहीं है, आपको बस टॉप 10 या टॉप 7 के जो कंट्री है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
तो चलिए पहले मैं आप यहाँ पे उत्तर अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और उत्तर अमेरिका में मैंने आपको क्या बताया कि 3 कंट्री आता है। कौन कौन सा कंट्री आता है? ये जो पूरा पार्ट होता है ना स्टूडेंट, ये वाला, ये सारा का सारा कनाडा का होता है, ये टोटल कनाडा है। ओके, यूएसए का पार्ट इसका ना बीच में आता है, और जो मैक्सिको का पार्ट है ना, कुछ मैक्सिको, ये मैक्सिको का पार्ट है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे नैरो बेसिस पे ना ये जो मैक्सिको है, ये क्या इससे जुड़ा होता है दक्षिणी अमेरिका से। आप जब मैप देखिएगा ना, तो मैप में ये तो खाली मैप है एकदम। आप जब मैं आपको मैप से भी पढ़ाऊंगा तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एक अलास्का है। ये क्या है? अलास्का। यहाँ पे अलास्का लिखा हुआ दिखाई देगा। ये भी एक जगह ही है, लेकिन ये किसका पार्ट है? तो ये बोलना है आपको कि ये जो अलास्का है ना, ये यूएसए का पार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है। ओके, अब एक बात मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ब्लू कलर, और इधर से आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर। तो ये जो होता है ना, ये यूरेशिया का पार्ट है। और ये जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है ना, क्योंकि गोल है, आप जैसे मान के चलिए आपके पास ग्लोब है, अगर ग्लोब को अगर उसको ओपन करिएगा आप, तो जो ग्लोब है वो ओपन करिएगा तो इसी प्रकार जस्ट लाइक आएगा ना, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा भी हम इधर लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये यूरेशिया का पार्ट है। यूरेशिया का मतलब ये रसिया जो यहाँ पे है ना, उसी का पार्ट यहाँ पे आता है। पहले हम इसको यूरेशिया बोलते थे, और यूरेशिया क्या हुआ कि बाद में टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, और बाद में जाके ये रसिया बन गया। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि ये तो हमने देख लिया कि उत्तर अमेरिका में क्या है। और आप यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये हमारा ग्रीनलैंड है। क्या है? इसका नाम होता है ग्रीनलैंड। ये क्या है? हमारा ग्रीनलैंड। ओके, क्या है स्टूडेंट? ये है ग्रीनलैंड। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, और जब उत्तर अमेरिका के हम नीचे आएंगे तो ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका। ये क्या हो गया? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में बहुत सारी देश है, बहुत सारी देशों के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है और याद भी करना नहीं है आपको। तो दक्षिण अमेरिका में मैं कुछ देशों के नाम बता दे रहा हूँ, जैसे कि सबसे अभी हाईलाइटेड, अभी जो कोरोना वायरस है, आपको पता होगा कि उत्तर अमेरिका में यूएसए को सबसे ज्यादा कवर किया है, और फर्स्ट पोजीशन पे आपको पता है कि कोरोना वायरस में क्या है, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है, और इंडिया क्या है? सेकंड पोजीशन पे। और आपने थर्ड वन में सुना होगा ब्राजील के बारे में, सुना है कि नहीं? ब्राजील, ये जो देश है ना ब्राजील, ये है थर्ड पोजीशन पे। मैं ये कोरोना वायरस का यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मैं ब्राजील के पास आना चाहता था। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी देश है ना, वो है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जैल बोल्सोनारो जी थे। ओके, तो ये जो ब्राजील है वो दक्षिण अमेरिका यानी कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप इसमें आपने फुटबॉल के बारे में सुना होगा, तो बहुत सारा जो फुटबॉल की टीमें हैं ना, वो सब बहुत ही ज्यादा, यानी कि लगभग 60 से 70% जो फुटबॉलर टीम होती है ना, वो दक्षिण अमेरिका की देश होती है। आपने पेरू के बारे में सुना होगा, अर्जेंटीना के बारे में सुना होगा, ब्राजील के बारे में सुना होगा। ये सब देशें कहाँ की? ये सब तो दक्षिण अमेरिका की ही तो देश है। ओके, तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है? हमारा ब्राजील है। आपको मैं यहाँ पे 3 इमेजिनरी लाइन दिखा रहा हूँ, आप उस 3 इमेजिनरी लाइन को देखना है। इसमें तो सिर्फ एक ही इमेजिनरी लाइन दे रहा है, ये जो सारे लाइन है वो सारे इमेजिनरी है, बट आपको 3 जो इमेजिनरी लाइन देखना है। पहले देखिए, पहले मैं एक के बारे में बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये डॉट 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 जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या बोला जाता है? ये 0 डिग्री होता है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्रधान मध्याह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न। यानी कि ये क्या होता है? एक प्रकार का लेटिट्यूड से, अक्षांश है, और सबसे बड़ी अक्षांश है। और ये क्या करता है ना, ये जो ये इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग? ये हमारा जो अक्षांश है एक प्रकार का, क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। ओके, तो ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा है, बीचों बीच काट रहा है। प्रधान मध्याह्न, मैं क्या बोलूंगा इस चीज को, आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो ये जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको जो लाइन दिख रही है, ये वाला लाइन, ये जो दिख रही है, ये लाइन क्या है? ये लाइन है आपकी अक्षांश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ ये आती हुई दिख रही है, ये लाइन है हमारी लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। तो देशांतर का जो ये 0 डिग्री देशांतर होता है, हम इसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये लाइन होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे इक्वेटर।
ओके, यहां तक तो आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो यहां से एक बात उठता है क्या कि जो ये इक्वेटर है कितने कॉन्टिनेंट को बाइसेक्ट करके निकल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा आ रहा है, दक्षिण अमेरिका को कट कर रहा है, फिर हमारा यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कट कर रहा है, फिर हम जब आगे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो यूरेशिया का पार्ट है इसमें जापान है। ओके, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कट करके निकल जा रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्या है उससे नीचे है। क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पे क्या कि विषुवत रेखा किस कॉन्टिनेंट को बीचों बीच काट कर निकल जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट किसको काट के निकल रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बीचों बीच काट के निकल जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विषुवत जो रेखा ये किसको कट करके निकल रही है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बीच से कट करके क्या कर रही है, पास थ्रू कट जा रही है, यानी कि बाहर निकल जा रही है। ओके, हमें तो इस चैप्टर में क्या करना है, पूरे भारत के बारे में पढ़ना है, तो भारत के बारे में पढ़ाएंगे। पहले आप थोड़ा सा कॉन्टिनेंट के बारे में बता दे रहा हूं। अब ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंध महादेश के बारे में बोलते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। किसको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम लोग अंध महादेश या डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से क्या करते हैं, हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जानते हैं। और अब चलते हैं हम थोड़ा सा यूरोप की तरफ। ओके, आप यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं क्या कि एशिया का कलर कुछ और है, यूरोप का कुछ और है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं कि ये यहाँ पे कट करके, यानी कि यहाँ पे किसी चीज से मिला हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आपका यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट जो है किस पर्वत से है, तो यूराल पर्वत से ये क्या हो, जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, यूराल। ओके, यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है और यूरोप कॉन्टिनेंट है ये किस पर्वत से अलग होता है, यानी कि कौन सा पर्वत है, कौन सा पहाड़ है जो इन दोनों कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है, अलग करता है, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो आपको बोलना है कि वो यूराल कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, तो आपने यहाँ पे यूरोप और एशिया के बारे में पढ़ लिया। अब यूरोप में आ जाएगा तो बहुत सारा देश आ जाएगा। जो यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपने सुना है, तो यूनाइटेड किंगडम जो है ना, ये केवल इंग्लैंड नहीं है, इसमें वेल्स आता है, नीदरलैंड्स आता है, उत्तरी आयरलैंड भी आ जाता है। मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में, इसमें कितने देश आते हैं, इसमें 4 ही देश आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं मैं इसमें अलग वीडियो में बना के इसमें क्या करूंगा, मैं डाल दूंगा। ओके, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं इसमें इटली आ जाएगा आपका, बहुत सारे और भी देश इसमें आ जाएंगे, फ्रांस आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा एशिया के पास। ये हमारा कौन सा है, ये है कॉन्टिनेंट एशिया। जो ये चैप्टर हमें इसमें भारत के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, तो ये जो हमारा भारत देश है वो किधर आता है, वो आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, यानी कि एशिया महादेश में आता है। अगर हम बात ये पूछ दिया जाए कि बताइए कि एशिया के किस पार्ट में आता है, इस पूरे पिक्चर में जो बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में वही चीज बताना है। ओके, तो पहले आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो एशिया के किस पार्ट में आता है, तो ये जो भारत है ना, वो भारत जो है ये साउथ पार्ट में आता है, यानी कि दक्षिण पार्ट में आता है। अगर ये बोल दिया जाए कि भारत एशिया का कौन सा देश है, तो दक्षिण एशियाई देश है, यानी कि दक्षिण में आता है। आपको पता है कि ऊपर हमारा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ये 4 लाइन आपको ड्रॉ करूं, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण, इधर होता है आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम, और इधर होता है आपका ईस्ट यानी कि पूर्व। तो बात अगर बोलूं कि ये एशिया का किधर है, तो एशिया के किस पार्ट में आता है, तो आप देख सकते हैं नीचे है, एशिया के नीचे आ रहा है, यानी कि किस पार्ट में आ रहा है, ये आ रहा है साउथ पार्ट में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास अब कि भारत जो है एशिया की कौन सी कंट्री है, तो दक्षिण एशियाई कंट्री है। चलिए, इतना बात खत्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एशिया की सबसे बड़ी देश कौन सी है, तो आप क्या बोलिएगा, आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी कंट्री कौन है, रसिया है, रूस है, तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, रसिया तो क्या आता है, एशिया के ऊपर ही आता है, यूरेशिया के सेंस में यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूस। वैसे एशिया में और भी कंट्री है, जैसे कि चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जो एशिया कंट्री में आपके आते हैं। ओके, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा उत्तर कोरिया के बारे में, दक्षिण कोरिया के बारे में भी सुना होगा, जापान के बारे में सुना होगा। ये सब भी देश कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, ये सारे देश आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। जैसे भारत का पड़ोसी देश कौन सा है,
चाइना है। अगर मैं बोलूं कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा देश है, तो बहुत सारे देश है, लेकिन मैं पहले चाइना के बारे में आपको क्यों बोल रहा हूं मैं बता रहा हूं। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? चाइना है। और आपने सुना है उत्तर कोरिया के बारे में, जहां वहां पे जो तानाशाह है आपका किम जोंग, तो ये जो उत्तर कोरिया देश है ना, ये कौन से देश का पड़ोसी देश है? ये चाइना से सटा हुआ है। आप ये देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, यही है उत्तर कोरिया। और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साउथ कोरिया। मैं आपको दो देशों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, पाकिस्तान और भारत। तो आप मान लीजिए कि पाकिस्तान आपका उत्तर कोरिया है और भारत आपका दक्षिण कोरिया है। जैसे भारत में बहुत ही ज्यादा पीस को लेके चलता है, तो वहाँ पाकिस्तान क्या हुड़दुंग मचा के रखता है, वैसे ही उत्तर कोरिया में वही है, हुड़दुंग मचा के रखता है। और ये जो दक्षिण कोरिया है, ये हमारा क्या है? ये पीस वाला देश है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे देशों के बारे में बता रहा हूँ, तो ये बाद में आपको पढ़ना ही है, तो अभी ही जान लीजिए। तो ये जो हमारा भारत है, ये एशिया का दक्षिण एशियाई देश है, और भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश है, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। फिर मैं मैप नीचे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो थोड़ा सा जानकारी ऊपर भी ले लीजिए। भारत का पड़ोसी देश आपका देखिए इधर आ जाएगा चाइना। ये बीच में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये भी आपका क्या है? यहाँ पे बांग्लादेश है। यहाँ पे आपका आएगा नेपाल, ये पार्ट आ जाएगा नेपाल में, इसके ऊपर आएगा चाइना। ये म्यांमार का पार्ट है इधर आपका, यहाँ से नीचे म्यांमार आएगा। मालदीव का पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, भारत से थोड़ा इधर पानी में पड़ता है ये। और देखिए यहाँ पे श्रीलंका, ये क्या है? श्रीलंका है। ओके, अगर आप आते हैं वेस्ट की तरफ इधर, तो राजस्थान के सटे हुए, गुजरात के सटे हुए, पंजाब के सटे हुए, यहाँ पे एक देश आता है आपका प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान। क्या आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा क्या है? पड़ोसी देश, यहाँ भी है। और अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन अफगानिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है भारत के साथ, मात्र 85 किलोमीटर की ही है। आपको याद रखना होगा कि कौन से देश की सबसे छोटी यहाँ पे बाउंड्री है, तो वो है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 85 किलोमीटर की है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपको कुछ बातें बता दी गई। अब थोड़ा आते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया और ये हमारा जापान है। ये अभी हाइड्रोजन बम बना बना के क्या कर रहा था? ये जापान को परेशान कर रहा था। और ये देखिए, आप सुने होंगे ये भी बात कि उत्तर कोरिया का जो टेंशन है वो यूएसए से क्यों चल रहा था भाई? ये तो यहाँ पे है और ये है यहाँ पे, तो इतना दूर आके इसको क्यों टेंशन दे रहा है? इधर तो पड़ जाएगा, भारत को भी टेंशन दे सकता है, चाइना को भी दे सकता है, यूरोप में बहुत सारे देशों को दे सकता है। ये कूद के यहाँ पे कैसे आ गया? मैंने आपको क्या बताया, इधर का हिस्सा क्या होगा? इधर से मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इधर से उसको उत्तर कोरिया का क्या पड़ता है? नजदीक पड़ता है। इसीलिए वो क्या कर रहा था? अमेरिका को परेशान कर रहा था। और अमेरिका क्या कर रहा था? उसको सावधान कर रहा था कि भाई तुम संभल जाओ, नहीं तो पूरा उत्तर कोरिया ही खत्म कर दूंगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास में। अब देखिए, ये हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट के साथ साथ ये देश भी है, आपको याद रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ये कॉन्टिनेंट के साथ साथ एक देश भी है। ओके, अब ये जो कॉन्टिनेंट के साथ एक देश ही है, तो इसमें तो और देश हो ही नहीं सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इसका हो सकता है, इसके स्टेट्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट कॉन्टिनेंट के पास, और वो है हमारा अंटार्कटिका। कौन सा है स्टूडेंट? अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे नो लाइफ यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे हर देश अपना अपना क्या करता है? सैटेलाइट्स के लिए यहाँ पे ऑफिस तैयार करता है, रहने के लिए नहीं, वहां पे ऐसे ही मशीन रख देता है और यहाँ पे ये बनाया जाता है। ओके, कौन कौन से देश का है वो हम पढ़ेंगे बाद में जाके। भारत के भी 2 यहाँ पे हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या देखा? कितने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा? फर्स्ट कॉन्टिनेंट, सेकंड कॉन्टिनेंट, थर्ड कॉन्टिनेंट, ये हो गया 4 कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया 6 कॉन्टिनेंट, और ये आ गया हमारा सेकंड कॉन्टिनेंट। आपको मैं एक और बात बता दूं, एक और कॉन्टिनेंट की खोज की जा चुकी है जिसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया। और ये जो जीलैंडिया है ना, ये क्या है? ये है 8वां कॉन्टिनेंट। जीलैंडिया जो है ये क्या है? ये विश्व की 8वां कॉन्टिनेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? यहाँ पे हम लोगों ने 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन 8वां जो कॉन्टिनेंट फाउंड किया गया है, खोजा गया है, क्या किया? डिस्कवर किया गया है, वो कौन सा है? वो है जीलैंडिया। ओके,
अब चलिए हम थोड़ा सा चैप्टर पे आ जाते हैं और भारत के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तो हम लोग विश्व के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं भारत के बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में। अब देखिए यहाँ पे भारत क्या है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ की बहुत सारी पुरानी यानी कि प्राचीन जो संस्कृतियां है ना, वो सब के सब भारत में पाई जाती है। ओके, पिछले 5 दशकों में क्या हो गया कि पिछले 5 दशक, दशक का मतलब यहाँ पे 5 दशक का मतलब हो गया 50 साल, एक दशक का मतलब 10 साल, तो 5 दशकों का मतलब 50 साल। ओके, तो पिछले 50 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी कि बहुत सारी 50 साल भारत को अगर हम देखा जाए कि भारत को हम क्या करें कि 50 साल पहले चला जाए और 50 साल पहले इसके कंडीशंस को पढ़ा जाए, देखा जाए, और अब इसके 2020 में कुछ बातों को इसके बारे में पढ़ा जाए, तो आप देखोगे क्या कि भारत जो है ना 50 साल पहले जो इसकी भारत की स्थिति थी और अब की जो भारत की स्थिति है, इसमें बहुत बड़ी फर्क आ चुकी है। क्या आ चुकी है? बहुत ही बड़ी फर्क आ चुकी है। वही बातें यहाँ पे राइटर समझा रहा है कि 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, बहुत ही ज्यादा उन्नति की है। अब किस किस क्षेत्र में, तो आप देख सकते हैं कृषि के भी क्षेत्र में बहुत ही उन्नति किया है भारत, उद्योगों के क्षेत्र में भी किया है बहुत ही ज्यादा। आप देख रहे हैं कि अभी भारत में कृषि और उद्योग को लेकर बहुत ही बड़ा जंग छिड़ा हुआ है। ओके, छोड़िए इन सब बातों को। तकनीकी के क्षेत्र में सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। इन क्षेत्रों में क्या हुआ है कि भारत ने बहुत ही ज्यादा प्रगति किया। पहले की कृषि की बात ले लीजिए और अब की कृषि की बात ले लीजिए। पहले क्या होता था, अलग तकनीक के द्वारा कृषि किया जाता था, अन्य तो होते थे, लेकिन आज के एवज से पहले कम होते थे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, पहले बीमारियां भी कम थी और अब बीमारियां भी ज्यादा है। क्यों? आप लालच में जाइएगा तो लालच में क्या होगा, बीमारी तो आएगी ही। आप किसान क्या करते हैं, वो बड़े बड़े किसान होते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब वो भी बेचारे क्या करें, जो हम लोग खाद का यूज करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूरिया कर दे रहे हैं। यानी कि फलों को, अपने फसलों को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रसायनों का जो यूज कर रहे हैं, वो रसायन क्या हो रहा है कि वो फलों का तो खाना ही ना है, अब वो जो खाना वो आप पेड़ पौधों में डालिएगा रसायन को, तो वो रसायन क्या करेगा, तनाव के सहारे वो तो जो हम फल खाते हैं उन फसलों का, उसमें जाएगा। थोड़ी थोड़ी मात्रा जो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग % में अगर कुछ अन्न में भी अगर वो मिल रही है, तो आपको पता है कि जो डेली आप अन्न खाते जा रहे हैं, तो वो रसायन आपके बॉडी में भी क्या कर रहा है, जगह बना रहा है, जगह बना रहा है। और वो जब जगह बना रहा है तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के बीमारियों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और ये जब बीमारियां उत्पन्न होगी तो उससे क्या होगा कि जो ह्यूमन की क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो तो धीरे धीरे कम होगी। क्योंकि जब हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा यानी कि इफिशियंसी अपनी नहीं दिखा पाएंगे, उतना एक्टिव नहीं हो पाएंगे, और धीरे धीरे हमारा बॉडी क्या होगा, नष्ट होता चला जाएगा। पहले आप सुनते होंगे कि 100 साल से भी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अब जो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 60 से 70 साल की है। यानी कि 60 से 70 साल में लोग क्या कर रहे हैं, डेथ कर जा रहे हैं, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं बहुत ही ज्यादा रसायन खा रहे हैं। और इतना रसायन खाते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी को फिट करने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत सारा फैट जमा होता है, फैट जमा होने के कारण क्या होता है कि बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। छोड़िए हम लोग तभी ज्योग्राफी पे, हम लोग कहाँ बायोलॉजी पे जा रहे हैं। चलिए अपने चैप्टर पे आते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भारत का विश्व इतिहास में भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व जो इतिहास है ना, पूरे विश्व का जो इतिहास है भारत का, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। बहुत सारे जो देश क्या कर रहे हैं ना, उड़ रहे हैं इतना, वो क्या कर रहे हैं, भारत के धन पे ही उड़ रहे हैं। इंग्लैंड जो था आके भारत से क्या किया, बहुत सारा धन लेके चला गया। ये जो बहुत सारे मुसलमान जो शासक हुआ करते थे, मोहम्मद गजनवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जो मोहम्मद गजनवी था, ये क्या था, बहुत ही क्रूर शासक था। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था।
हिस्ट्री का ये चैप्टर है। भारत पर किसने कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण इसने किया था और भारत से बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे मंदिरों को इसने तोड़ दिया था, बहुत सारे धनों को लौट लिया, लेके चला गया था। इसका जो सबसे अंत वाला जो भारत पे सेकेंड लास्ट, मैं अंत नहीं बोल सकता, सबसे अंत तो जाटों के विरुद्ध था। थोड़ा सा मैं भटक रहा हूँ लेकिन नॉलेजेबल बात बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सोमनाथ मंदिर जो आपने सुना होगा, आपने सोमनाथ मंदिर के बारे में सुना है, वो सोमनाथ मंदिर को इसने लूट लिया था, उस वहां के मूर्तियों को लेके चला गया था, बहुत सारे धन को लेके चला गया था। और जब ये जा रहा था ना स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया कि जब ये लौट रहा था रास्ते, जब जा रहा था अपने घर की तरफ, बढ़ रहा था अफगानिस्तान की तरफ, तब क्या हो गया कि भारत में जाट हुआ करते थे। जाटों ने इस पे क्या किया कि आक्रमण कर दिया। जब जाटों ने इस पे आक्रमण किया तो कुछ धन इसका लूट लिया जाटों ने भी। जब ये घर पहुंचा तब इसको गुस्सा आया और बोला कि मैं उन सबसे क्या करूंगा, प्रतिशोध लेके रहूंगा। और उसने क्या कर दिया कि बैक आकर फिर से जाटों पे आक्रमण कर दिया, और वही जाटों पे आक्रमण उसका अंत यानी कि उसका लास्ट आक्रमण था। चलिए अब छोड़ते हैं हम उधर, थोड़ा सा पढ़ लिए तो। अब देखिए यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। अब हम इतना बात समझ लिए तो भारत की स्थिति के बारे में चलिए अब पढ़ते हैं। भारत क्या है स्टूडेंट? भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? विशाल देश है। और इसकी जो एरिया है मैं आपको बता दूं 3.14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। और ये क्या है? विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ओके, यानी कि जो भारत है ये क्या है, इसकी जो एरिया है 3.14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। लेकिन 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 आप अगर चलिए रसिया के पास, तो उसकी जो है ना 19 पॉइंट समथिंग स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच सकते हैं रसिया हमसे कितना बड़ा है। चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है, 9 पॉइंट समथिंग मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की उसकी एरिया है। किसकी? चाइना की। और हम जो हैं वो विश्व की दूसरी ऐसी बड़ी हस्ती हैं जिसके पास जनसंख्या ज्यादा है। सबसे बड़ी हस्ती कौन सी है भाई? कौन सी है स्टूडेंट? वो है चाइना। चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है और हम है सेकंड पोजीशन पे, तो हम 3 गुना छोटे हैं। रसिया तो आता ही नहीं है इसमें जनसंख्या में, और वो विश्व की सबसे बड़ी हस्ती है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाली है, सॉरी सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाली हस्ती है। लेकिन वहां पर रेगिस्तान भी बहुत ही ज्यादा है, आप सोच लीजिए। रसिया में एक देश है, एक जगह का नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूं, बरखोयान। ठीक है, बरखोयान वहां पे एक जगह है जो दुनिया की सबसे बड़ी ठंडी जगह है। वो वहां पे इतनी ठंडी पड़ती है ना, इतनी ठंडी पड़ती है कि वहां पे लाइफ जीना तो मुश्किल हो जाता है, फिर भी वहां पे लोग कैसे तैसे रहते हैं। पानी आप धर दीजिए 1 मिनट के अंदर वो फ्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो भारत क्या एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए मैं आपको पॉइंट पे लाता हूं। आप देखिए यहाँ पे, ये क्या है? ये आपका है इक्वेटर, यानी कि आपका है क्या इसको बोलते हैं हम जी? अक्षांश, सबसे बड़ी अक्षांश बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये इक्वेटर के क्या है? नॉर्थ साइड में है। नॉर्थ साइड में है ना, ये देखिए यहाँ पे इक्वेटर आ गया। भारत की स्थिति ये पीला वाला है। ओके, ये क्या है? पीला वाला है। तो ये क्या है इक्वेटर के? ये अक्षांश के सबसे बड़ी अक्षांश जो है हमारी इक्वेटर के किस साइड में है? ये है हमारी उत्तर साइड में है। हम इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट कि भारत जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर मैं इसको बोल दूं कि आपको ये जो 4 दिए गए हैं किधर स्थित है, यहां पे स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ और ईस्ट में स्थित है, बोल सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे स्टूडेंट और देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो मुख्य भाग होता है ना वो क्या होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। अब लीजिए थोड़ा सा हम भारत की तरफ चलते हैं, थोड़ा मैप, चलिए भारत का मैप लाते हैं हम यहाँ पे। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिए 17 मैंने रूस के बारे में थोड़ा गलत बोल दिया, 7वां पोजीशन पे है ये भारत। हम देखेंगे यहाँ पे, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये भारत है हमारा। अब हम भारत को देखेंगे तो साउथ में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट इसकी स्थिति है, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट की स्थिति है। अब ये नहीं बताइएगा कि ये सर है क्या, क्योंकि आप अगर 6th क्लास नहीं पढ़े हैं तो पहले आप जाइए बैक 6th क्लास के
वीडियोस को निकालिए और वहां पे देखिए, भारत के बारे में आपको बताया गया है, फिर आके आप 9th क्लास की वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि भारत की जो स्थिति है साउथ में, अगर हम बोलेंगे तो भारत की ज्योग्राफिकल नेचर साउथ में क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे आएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर हम ईस्ट के साइड में आ जाएंगे तो भारत का जो लास्ट छोर है वो आता है 97 डिग्री 25 मिनट पे, और अगर हम वेस्ट साइड में आते हैं स्टूडेंट तो आता है 68 डिग्री 7 मिनट। आपने यहाँ पे हर एक पॉइंट को देख लिया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि ईस्ट से वेस्ट की, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो ये आप स्थिति देख रहे हैं, ये वाला स्थिति, ये क्या है, इसकी कितनी डिस्टेंस होती है, तो 2933। आप 6 क्लास में पढ़े होंगे 2900, लेकिन यहाँ पे आपने एग्जैक्ट पढ़ा 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। ये आपका कहाँ के, गुजरात के इस पॉइंट से लेकर असम के इस पॉइंट तक। ओके, अब हम आते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्या है भारत की स्थिति। आप देखिए यहाँ पे भारत की स्थिति क्या है, मैंने तो ये बता दिया, लेकिन नॉर्थ से साउथ की तरफ कितनी होती है, तो 3214 होती है। ओके स्टूडेंट, कितनी होती है, 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर होता है नॉर्थ से साउथ। ऊपर चले जाइए आप कन्याकुमारी, और नीचे आ जाइए तमिलनाडु। ओके, अब चलिए हम थोड़ा अपने पॉइंट पे आते हैं इधर। तो मैंने आपको ये सारा कंडीशंस मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। हमारे पास 3 ऐसे इमेजिनरी लाइन है, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका आता है इक्वेटर। ओके, तो आपने यहाँ पे कर्क रेखा की जो स्थिति होती है वो होती है 23.5 डिग्री। अब ये जो कर्क रेखा है ये भारत को उत्तर में, यानी कि ये तो क्या होता है, ये इक्वेटर के उत्तर में होता है, अक्षांश के उत्तर में होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कर्क रेखा जो है ये भारत देश को, यानी कि उत्तर में क्या करता है, उत्तर में देशों को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये किस देश को बांटती है, तो भारत को 2 बराबर भागों में बांट के निकल जाती है। ओके, और ये 8 देशों को काट के निकलती है। ईंट पर गमछा झार, आप यहां से, इसका ट्रिक होता है, वैसे आप इसको याद न रखिए तो बेटर होगा। ओके, तो ये क्या करती है, उत्तर में बहुत सारे ऐसी देशें हैं जो उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, तथा पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और अपनी एटलस की सहायता, आप अगर एटलस, मैं क्या करूंगा ना, जब एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा वीडियो यानी कि संक्षिप्त वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, तो उसमें आपको बहुत सारे एक एक स्टेट के बारे में, एक एक आपको कंट्री के बारे में बता दूंगा। वैसे एक चैनल है, मैं बता दूं आपको, एक चैनल है आपका अयान स्टडी क्लासेस, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि इसमें टॉपिक वाइज क्या किया जाएगा कि हर एक देश के बारे में, हर एक स्टेट के बारे में, हर एक मेन ज्योग्राफी के टॉपिक के बारे में, हिस्ट्री का टॉपिक इसमें क्या किया जाएगा, बताया जा रहा है। ओके, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अब हम चलिए हम आगे आते हैं इधर, और यहाँ पे देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो क्या करता है कि 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। और हम भारत की जो स्थिति देखेंगे ना, यहाँ पे आप आइए, भारत में हम आते हैं और भारत की देखते हैं। आपने यहाँ पे देखा 2, ये देखिए बूंदा बूंदा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा और नीचे ये आता है आपका क्या, लक्षद्वीप है, और ये अरब सागर आता है इधर, और इधर बंगाल की खाड़ी में आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो ये स्थिति है ना, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग चलिए फिर अपने पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं। अब भारत, जैसे यहाँ पे देखिए, क्या आप इस बात को जानते हैं कि भारतीय संघ राज्य का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी कि नीचे तमिलनाडु में इंदिरा बिंदु कहा जाता था, इंदिरा बिंदु कहा जाता था 8 डिग्री 6 मिनट पहले था। क्या था स्टूडेंट,
8 डिग्री 6 मिनट, लेकिन 6 में से 2 को क्या कर गया कि इंदिरा पॉइंट में डूब गया और ये 4 ही बज गया। कब डूबा? 2004 में एक सुनामी आई थी, बहुत ही बड़ी सुनामी, उसमें समुद्र में ये जो पॉइंट था वो जलमग्न हो गया, यानी कि समुद्र ने उसको निगल गया। ओके, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे आकार में, देखते हैं भारत की आकार कैसी है। तो आपने क्या देखा है स्टूडेंट कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या होता है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको क्या बताया था? 3.14, तो आप इसको ले लीजिए 28। ओके, सॉरी, मैंने वहां पे 14 बता दिया था, मैंने एक छोटा गलती कर दिया था। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको पता होगा कि 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, 20 लाख बराबर 2 मिलियन होता है, 30 लाख बराबर 3 मिलियन होता है। तो 32.8 लाख है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 3 मिलियन, लेकिन 3 मिलियन में 28 लाख आप ले लीजिए डेसिमल में, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हमारी भारत की क्षेत्रफल है। अगर आप ऐसे ले लीजिए तो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, अब हम यहां पे देखेंगे स्टूडेंट कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। आपको सारी बातें याद रखनी पड़ेगी, और जितने भी कंपटीशन के बच्चे अगर इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना, उनको भी क्या करना है कि सब बातों को याद रखना है। तो भारत की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरे विश्व में, यानी कि ये जो पूरा विश्व है ना, ये पूरे कॉन्टिनेंट को मिला दिया जाए ना, तो ये जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये क्या है? पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा है। क्या है? 2.4% हिस्सा है लैंडफॉर्म्स का, आपको बता रहा हूं। चित्र में आप देखिएगा कि 1.2, अब नीचे मैं दिखाऊंगा आपको कि भारत विश्व का क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। आप यहां पे आ जाइए, इस फिगर को देखिए, ये बोला जाता है बारंबारता, आपने स्टैटिक्स के बारे में सुना होगा। मैं आपको यहाँ पे सारे देशों के बारे में, मैं आपको 7 देश के बारे में बताऊंगा। मैं बताया था कि टॉप 7 देश के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि प्रति 10, मैंने आपको वहां पे जो बता रहा था ना, आपको बता रहा था मैं मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आप बता सकते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या? आपको यहाँ पे बताया जाएगा लाख में। मैंने आपको मिलियन में बताया था। ओके ना, चलिए अब आगे बढ़िए। आप यहाँ पे देखिए, इस डाटा को ना आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, माइंड में याद कर जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इतना ज्यादा आता है ना, कंपटीशन के बच्चे यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा आता है। एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, रेलवे में तो पूछता ही है, बैंकिंग में ये सब क्वेश्चन नहीं आते। ओके, यूपीएससी बीपीएससी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से टाइप पे कहीं कहीं ये पूछ देता है, पीसीएस जो भी होता है उसमें। आपने यहाँ पे क्या देखा कि रूस जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट 2005 पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन डीसी पर आधारित है। ये पॉपुलेशन प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर पे है। आपने क्या पढ़ा? पहले आप ऊपर से थोड़ा पढ़ लीजिए तो थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, तो मैं आपको दिखाई दिया कि जो यहाँ पे भारत है 7वें पोजीशन पे आता ही है, आप देख ही सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या देखा अब कि भारत की स्थल सीमा क्षेत्रफल जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा, अब ये स्थल सीमा क्या है मैं आपको पिक्चर में लाके बता रहा हूँ। एक बात बताइए, मैं सिर्फ स्थल सीमा को रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर तो पानी ही पानी है भाई, तो पानी पानी में हम स्थल सीमा क्यों लेंगे? डूबना है क्या? ये स्थल सीमा आपकी चली गई, ये आपकी भारत की स्थल सीमा जुड़ी हुई है। यहाँ पे ऊपर जाइए, यहाँ पे ये नेपाल आ गया, तो नेपाल से भी तो स्थल सीमा यहाँ से जुड़ेगी, ऊपर नेपाल है तो। फिर यहाँ पे आइए, ये आपका आ जाएगा सिक्किम, फिर सिक्किम के बाद ये भूटान के साथ मिलेगा, भूटान इधर आ जाएगा तो आपकी इधर से होगी स्थल सीमा। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, इधर आइए म्यांमार से कुछ हिस्सों तक है, पानी इधर थोड़ा ही होता है, अरुणाचल प्रदेश इधर आ जाएगा। तो ये जो स्थल सीमा होती है ना स्टूडेंट, ये होती है 15,200 किलोमीटर की होती है। और यहाँ पे स्थल सीमा देख सकते हैं आप, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी तो स्थल सीमा यहाँ पे पानी में थोड़ा ही जाता है। अब यहाँ से ये पानी चला जाएगा। ओके ना, तो भारत की जो स्थल सीमा है वो कितना है स्टूडेंट? 15,200 किलोमीटर की है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के भी देखिए,
और समुद्री तटरेखा जो है ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ अगर मिला दी जाए तो कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं कौन सा स्थिति बता रहा है। आप ये पूरा हिस्सा ले लीजिए पानी के तट के अकॉर्डिंग, ये पूरा हिस्सा इधर, ये पूरा नीचे आप आइए, ये पूरा हिस्सा आप ले लीजिए, ये पूरा का पूरा, ओके, पूरा क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा हो गया। आप इसमें लक्षद्वीप के भी जितने तटीय होते हैं उसका भी ले लीजिए और अंडमान निकोबार का भी ले लीजिए। टोटल मिला के आपका कितना होता है, 7516.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर होता है। ये तटीय रेखा होता है, इतना, ओके ना। अब आइए थोड़ा आते हैं फिर पॉइंट पे। चैप्टर तो छोटा ही है बट बताने में थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट कि लक्षद्वीप समूह के साथ और निकोबार द्वीप समूह के मिला के कितना है, 75.6 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस आता है। अगर हम इसमें ये बात अगर ले लें कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम पर्वत वलित पर्वत है। क्या पर्वत है, वलित पर्वत। मैं आपको एक छोटा वीडियो बना के डाल दूंगा पर्वत के बारे में। अगर ये छोटा छोटा जो वीडियो आएगा ये आएगा आपका आयान स्टडी क्लासेस पे। इस पे आएगा आयान स्टडी क्लासेस, ओके। आयान स्टडी क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको छोटा छोटा जो टॉपिक होगा वो रिलेटेड टॉपिक इस पे आपको मिल जाएगा और जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स होंगे ये सारे पाथफाइंडर क्लासेस पे आपको मिलते रहेंगे, ओके। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम क्या है, वलित पर्वत है। क्या है, नवीनतम का मतलब नया। ये वलित पर्वत आते हैं उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा। अभी जो उत्तर पश्चिम है स्टूडेंट ये किसकी बातें बोल रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं पहले भारत का चित्र। उत्तर पश्चिम ये ले लीजिए उत्तर और ये हो गया पश्चिम, उत्तर पूर्वी आपका ये हो गया। इधर क्या होते हैं, वलित। देखिए बहुत सारे जो पर्वत होते हैं ना, छोटे छोटे पर्वत, वलित पर्वत हो गया, जैसे कि हम ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ते हैं, फोल्ड माउंटेन्स पढ़ते हैं, इन सब के बारे में सारी जो वीडियोस होगी ना उस पर मैं इस पे डाल दूंगा, इस चैनल पे आप आके यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इसके दक्षिण का भूभाग, क्या करेंगे, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है, चौड़ा है। किसका, ये जो हमारे वलित पर्वत है ना इसका जो दक्षिण का भूभाग है, वैसे तो हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत का जो है भाग, दक्षिण का भाग जो है वो उत्तर में क्या है, चौड़ा है, दक्षिण से चौड़ा है। आप देख लीजिए पिक्चर को, अगर हम दक्षिण के पार्ट को ले ले यहाँ पे तो कितना यहाँ पे नैरो है, लेकिन उत्तर में जाइए तो क्या है, चौड़ा है, ओके। यहाँ पे देखिए उत्तर में ये ज्यादा भी है, यहाँ भी चौड़ा है। यही सब बातें यहाँ पे ये बोल रहा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। ये क्या जाता है कि जब 22 डिग्री अक्षांश से, अब देखिए यहाँ पे आप आइए भारत में 22 डिग्री अक्षांश से, आपने यहाँ पे 24 डिग्री अक्षांश को देखा तो यहाँ पे कुछ नीचे आइएगा तो 22 डिग्री अक्षांश आ जाएगा। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 22 ले लीजिए, बीच में 24 और इसके बीच में यहाँ पे ले लीजिए 22। तो इसके बाद क्या होता है कि भारत जो होता है ना दक्षिण की तरफ संकरा होते चला जाता है, पतला होता है। देखिए यहाँ पे चौला था, जैसे जैसे आप आइएगा देखिए इसकी जो चौलाई है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, पतला हो रहा है ना। ये धीरे धीरे जैसे जैसे जाएगा ये पतला होते जाएगा, ओके। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ये सब जितने होते हैं ये सब क्या होंगे कि धीरे 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 ये पतले होते चले जाएंगे, ओके। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने ये तो बता दिया आपको हिंद महासागर नीचे आपका आता है, ये संकरा होते चला जाता है उसके प्रति, और इसके पश्चिम में अरब सागर, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, पश्चिम में अरब सागर आता है जहाँ पे लक्षद्वीप को आपको देखने को मिलेगा, और पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी आती है और उसमें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, ओके। चित्र देखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो चित्र पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, ये जो दे रहा है ना गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अब ये सब बातें आपको यहां नहीं बतानी है क्योंकि आपको पता है कि 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा,
होता है ना 1 घंटा। आपने पढ़ा इधर 67 डिग्री, मैं अंदाज पे बोल रहा हूँ, पॉइंट में भी तो 6 था ना, और इधर आपने 97 पढ़ा था। आप इसका क्या करिए कि निकाल दीजिए, यहाँ पे माइनस करिए। आप बोलिएगा क्या कि सर एक बात बताइए, आपने तो डिग्री में 4 वैल्यू बताया तो आप इन्हीं दोनों को क्यों ले रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि जो देशांतर होता है ना बच्चे, स्टूडेंट, ये जो देशांतर होता है यही हमारे टाइम को निकालने का माध्यम होता है। हम देशांतर से ही टाइम निकालते हैं। ओके, अगर मैं आपको मैप दिखा दूं, यहाँ पे ये मैप अगर मैं दिखा दूं तो यही तो ऊपर से देशांतर आता है, ऐसे ऐसे देशांतर थोड़े जाता है, ये तो लेटीट्यूड जाता है, अक्षांश जाता है, ये तो आता है ऊपर से। तो यही देख रहे हो, यहाँ पे ये 68 डिग्री है और यहाँ पे 97 25 है। तो अगर मैं 68 97 में से अगर मैं 68 डिग्री को माइनस कर दूं तो 17 में से 8 गया 9 और ये 29 डिग्री होगा। और कुछ डेसिमल में भी तो है फॉर्म, यहाँ पे 75 ले लीजिएगा, 25 ले लीजिएगा, तो आपका तो आ ही जाएगा लगभग में। तो आपको कहीं भी देखने को मिलेगा तो लगभग 2 घंटा है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर क्या होता है स्टूडेंट? 2 घंटे होता है। तो वही यहाँ पे दिया जा रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, यानी कि 30 डिग्री का अंतर होता है। अतः 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यमयोत्तर होती है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना स्टूडेंट, ये गुजरती है इलाहाबाद की, यानी यूपी में एक इलाहाबाद है, अब तो उसका नाम प्रयागराज पड़ गया है। वहां पे एक प्रयागराज में एक नैनी जगह है मिर्जापुर में, और वहीं से ये 82.5 डिग्री क्या करता है, ये गुजरता है। और ये भारत का प्रधान मध्याह्न बोलते हैं, यहीं से भारत का जो टाइम निकलता है यहीं से निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको मैंने 6 क्लास आप जाके एक बार देख लीजिए अच्छे से उसमें, या 10th क्लास 6 क्लास का वीडियो देख लीजिए, उसमें अच्छे से मैंने टाइम के बारे में आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो तो वैसे भी लंबा समझाने में होगा और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 82.5 डिग्री, और जो वर्ल्ड की होती है ना वो लंदन की ग्रीनविच से निकाली जाती है, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, और 0 डिग्री पर वो होता है। और हम जो लंदन से होते हैं ना 5.5 घंटे आगे होते हैं। ये आगे कैसे होता है, पीछे कैसे होता है, ये छोटा छोटा जो वीडियो मैं बना के डालूंगा सारा आयान स्टडी क्लासेस पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ये क्या करती है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, ये जो लाइन है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ओके, जो हमारा ये अक्षांश है, अगर हम अक्षांश पर क्या करें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर जाएं हम, तो क्या होगा, दिन और रात पे प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट मैंने देखा था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का क्या बोलते हैं, मानक यमयोत्तर माना जाता है। और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होगा, तो यही होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया अंतर क्यों होगा दिन और रात की अवधि में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो अक्षांश का होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो एक बात दिखाया जा रहा है कि भारत तथा विश्व के बारे में क्या बताया जा रहा है, भारत तथा विश्व के बारे में ये बताया जा रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि भारतीय भूखंड जो है क्या है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। क्या है, भारतीय जो भूखंड है स्टूडेंट, ये एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। पिक्चर में चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं लग रहा है तो यहाँ पे देखिए, पिक्चर कहाँ गया, वर्ल्ड का मैप में आइए, यहाँ पे देखिए। अगर मैं इसको बीच से यहाँ पे देखिए, ये लाइन आपका यहीं से ना आएगा, 0 डिग्री इधर से और एक इधर से, तो ये कहाँ रहा है, मध्य में आ रहा है यहाँ पे, किधर, उत्तर, और ये हो गया पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच में आ जा रहा है। यही तो बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय भूखंड जो है, भारत की जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ओके, पश्चिम के मध्य में स्थित है, पूर्व में और पश्चिम के मध्य में स्थित है, दोनों के मध्य में। चलिए मैं इस कंडीशन को भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये पूरा इधर से इतना एशिया और इधर से इतना एशिया, तो मध्य में तो स्थित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भारतीय भूभाग जो है ना, एशिया महाद्वीप को दक्षिण में विस्तार है, यानी कि ये जो भारत है वो दक्षिण की तरफ है, और हिंद महासागर जो कि भारत में
यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को क्या करता है, यूरोपियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है और देखिए दक्षिण का पठार जो है ना वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, दक्षिण का पठार, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ के और देखते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। क्या है? हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर क्या कर गया, पड़ गया है। एक पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, एक स्वेज नहर है और ये स्वेज नहर कहाँ आता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, ये वाला, ये स्वेज नहर, और ये स्वेज नहर जो है मिस्र की देन है। और यहाँ पे देखिए नील नदी मिस्र की देन है और वहाँ पे मिस्र नदी के पास ही स्वेज नहर है और इसको बनाया गया था 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर को बनाया गया था। खुलने से भारत 1869 में खोला गया था। भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर ये नहीं था तो भारत कैसे करता था, भारत जो था व्यापार कैसे किया करता था, वो आता था इस साइड से, इधर जाके करता था। लेकिन अब क्या करता है, यहाँ से निकलता है और यहाँ पे घुस जाता है और ऐसे घुस के यहाँ पे कर लेता है। आपको लग रहा होगा कि बाप रे बाप इतना है, और यहाँ पे 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर कैसे हो गया भाइयों? यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा देख सकते हैं आप कितना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भारत की जो व्यापार करने का समय था, ये सॉरी डिस्टेंस था, वो 7000 किलोमीटर क्या हो गया, कम पड़ गया स्वेज नहर के कारण, और 1869 में इसको बनाया गया था। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये आपको एरिया है 170.7 लाख, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि मिलियन में मैंने चेंज कर दिया। इसको 9.97 मिलियन कर दिया, इसको 9.8 मिलियन कर दिया, इसको 9.59 मिलियन कर दिया, 8.54 मिलियन कर दिया, 7.68 मिलियन कर दिया और 3.28 मिलियन कर दिया। ओके, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है स्टूडेंट? रूस। दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चाइना, फिर है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर है भारत। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाए कि भारत जो है वो विश्व का कौन से नंबर का देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आप बोलिएगा 7वां देश है। 5वें देश पे कौन है? ब्राजील है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? रसिया है। दूसरे पोजीशन पे कौन है? कनाडा है। तीसरे पोजीशन पे क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे पे चाइना है। 5वें पे ब्राजील है। 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है और 5वें पे भारत है। ओके, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। मैंने इस बात में आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट जो पिक्चर दिया है ना, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग। क्या दिया हुआ है? भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग। भारत कैसे व्यापार करता है अंतरराष्ट्रीय लोगों से, ये आपको मैंने बताया था ना। ये स्वेज नहर देखिए, यहाँ पे ये है लाल सागर और यहाँ पे स्वेज नहर, ये है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है यही स्वेज नहर, ओके ना। ओके, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा बहुत सारे देशों के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि तिब्बत जो था ना, पहले एक इंडिपेंडेंस देश था। चाइना जो जानते ही हैं वो कितना बड़ा बदमाश देश है, उसने तिब्बत को हथिया लिया और चला है भारत पे हथियाने के लिए। ओके, छोड़िए इन सब बातों को। चलिए अब आते हैं यहाँ भारत का। देख सकते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार। इधर आइएगा तो आपका मालदीव आता है और इधर आपका जाइएगा तो यहाँ पे श्रीलंका आता है। ओके, तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है देख सकते हैं, यहाँ पे मुंबई से इसका बहुत ही ज़्यादा पोर्ट होता है यहाँ पे, फिर कलकत्ता, यानी सबसे बड़ा जो अगर यहाँ पे चेन्नई, चौथा यहाँ पे है दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय जो इसका व्यापार है ना भारत का, आपने देखा यहाँ पे मुंबई पे, तो मुंबई पे क्या है, यहाँ पे ज्यादातर पोर्ट से होता है, यानी कहने का मतलब है शिप से, क्योंकि पानी से जाने के बाद क्या होता है कि खर्चा कम पड़ता है। टाइम तो ज्यादा लगता है बट खर्चा क्या होता है, कम पड़ता है। ओके, कोलकाता से भी क्या होता है कि हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं।
और ऊपर ले लीजिए दिल्ली से भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं और चेन्नई से भी होता है। यानी कि भारत में 4 ऐसी सबसे बड़ी हस्ती है जहां से हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। और कौन कौन सा है, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया। ये मत समझिए कि बिहार से नहीं होता है, बिहार से होता है भाई, एक्सपोर्ट नहीं होता है, वो दिल्ली से जाके ही तो होगा ना, दिल्ली से होगा, या तो कलकत्ता अपने माल को भेजिए वहां से जाएगा, या मुंबई भेजिए वहां से जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन सीधा लाइन है ये वायु मार्ग है, और यहाँ पे जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ये समुद्री मार्ग है। तो आप देख रहे हैं मुंबई से यहाँ पे क्या जा रहा है कि डायरेक्टली ये होते हुए कराची होते हुए कहाँ तक जा रहा है, सीरिया के पास जा रहा है। यहाँ पे सीरिया से होते हुए और जगहों पे चला जा रहा है। ये जो हमारा है ये सीप से जाता है। देखिए आप, मैंने बताया था 7000 किलोमीटर हमारा कम पड़ गया था। आप देखिए यहाँ से जब जाता है ना, ये जाता है यहाँ पे, और ये लाल सागर से होते हुए घुसता है और सुएज नहर से होते हुए बाहर की तरफ यहाँ मिस्र को अपना माल भेज देता है, सूडान के पास भेज देता है, इथोपिया के पास भेजता है। और जब यहाँ से आता है तो डायरेक्ट ये तंजानिया यहाँ पे हो गया, बहुत सारे देश, इसमें केनिया हो गया। देखिए यहाँ पे केनिया आ गया आपका, केनिया देश में भी जाता है। तो भारत से ये केनिया ज्यादा दूरी पे तो है नहीं। ओके, और इधर से आप जाइएगा तो कोलकाता से आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए यहाँ से जाता है, थाईलैंड के पास में जाता है इसका माल, और यहाँ से जो ये पोर्ट के हिसाब से जाता है श्रीलंका को करता है। ये क्या करता है, कोलकाता से श्रीलंका को करता है, और यहाँ से म्यांमार के पास, थाईलैंड के पास भी अपने कुछ हिस्सों को देखिए यहाँ पे जाता है ऐसे, और यहाँ से ऐसे जाता है। भारत देखिए मुंबई सबसे बड़ा है, ठीक है, मुंबई से बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए यहाँ इधर भी जा रहा है, और यहाँ से देखिए इधर भी जा रहा है। कोलकाता से क्यों नहीं चल जा रहा है, क्योंकि मुंबई सबसे बड़ी है, मुंबई यहाँ पे बड़ा पोर्ट है। यहाँ से देखिए इधर जा रहा है, और यहाँ से होते हुए ये देखिए ये पूरा इंडोनेशिया को अपना माल सप्लाई कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ तक सप्लाई कर दे रहा है। ओके, इन सब बातों को आपके माइंड में एकदम दिमाग पे बैठा लेना है आपको। देखिए यहाँ पे जापान आ गया, ये क्या हो गया, जापान आ गया। ओके, ये उत्तर कोरिया, ये हमारा दक्षिण कोरिया हो गया। ओके, ये चाइना हो गया, इसका पड़ोसी देश मैंने बताया था, ये हो गया। मंगोलिया हो गया चाइना का पड़ोसी देश, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। ओके, ये सब, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सब बहुत सारे देश हैं। टर्की यहाँ पे है, एशिया का कंट्री है। सऊदी अरब एशिया कंट्री है, ईरान भी है, इराक है, जॉर्डन है, खाड़ी है, यमन है, ओमान है। ये सब हमारे ओशनियाई, सॉरी ये हमारे सब तेल वाले कंट्री है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे क्या, ये सब पॉइंट को जानना चाहिए, कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही बेटर है। सन 1947 से पूर्व यानी कि पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे भाई, प्रांत और रियासत। ओके, ये भी छोटा वीडियो जो बनाऊंगा ना प्रांत और रियासत पे, ये भी हमारा जो वीडियो किस पे जाएगा, आयान स्टडी क्लासेस पे ही जाएगा। और आयान स्टडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को वहां पे जाके टच कर दीजिए कि ताकि आपके पास क्या हो, सबसे पहले वो वीडियो पहुंच जाए। तो 1947 से क्या हो गया, पूर्व में भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। क्या था, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। वायसराय जो थे ना, वो क्या करते थे कि अंग्रेज में से एक अधिकारी को नियुक्त कर देते थे, और वो क्या करता था, प्रांतों पे शासन करता था। और जो रियासत थे ना स्टूडेंट, ये रियासतों का जो शासन होता था, ये स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर करते थे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे औरंगजेब हो गया, औरंगजेब का बेटा किया तो वो हमारा रियासत के तौर पे उसका राज्य हो चला जाएगा। औरंगजेब किया, उसका बेटा, ऐसे कर करके तो वो रियासत के थ्रू आता था। अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वयंता से किया जाता था ये वाला, ठीक है। ये सब इसमें भी अंग्रेजी का क्या होता था, अंग्रेजों का इसमें होता था। थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम थोड़ा पढ़ ले रहे हैं। भारत का दक्षिण एशियाई में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशियाई में यानी कि एशिया का दक्षिणी देश है ये। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि डाटा अब गलत है। यहाँ पे 28 राज्य आप सही लगा सकते हैं, पहले 29 हुआ, 29 के बाद 28 हो गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, और वहां पे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तेलंगाना बना था तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जब हमारे ये जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, लद्दाख में बांट दिया गया, तो हमारे पास जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, अब 7 से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ओके, तो ये डाटा आप पढ़ लीजिएगा कि 28 राज्य है हमारे देश में और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें आके कि पश्चिम और पूर्वी तटों का केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा, ये बताना है आपको। ये सब क्वेश्चन है आपका। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, ये भी बताना है। पाकिस्तान,
चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित करना है आपको, ये सब आपको बताना है। और मैं बता दे रहा हूँ ये सब कंपटीशन लेवल के लिए बहुत बेटर है। अगर कंपटीशन में कोई बच्चा देख रहा है तो इस बात पे बहुत ही ज्यादा गौर करें। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में क्या करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ टच करती है। उत्तर पश्चिम में पिक्चर है नीचे, ये देखिए, ये हो गया भारत का, ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, और ये हो गया पश्चिम यानी वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम का भाग ये पड़ा। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान, और यहीं पे आ गया अफगानिस्तान। तो ये जो दो देश है ना भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान का मात्र यही जो है ना 85 किलोमीटर यहीं पे जुड़ता है, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान इधर से स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे जो देश आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये 85 किलोमीटर में ही होता है। अफगानिस्तान की डिस्टेंस जो है ये 85 किलोमीटर की है लगभग में। अब कोई कोई बोलता है कहीं कहीं देखने को मिलता है 100 किलोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है 85 किलोमीटर। देखिए आगे क्या मिलता है। तो उत्तर पश्चिम में देश में जो है भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्या करते हैं, भारत को टच करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि पाकिस्तान जो है किन किन देशों से, किन किन भारत के किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलिएगा, गुजरात से जुड़ा हुआ है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी पश्चिमी और जो पश्चिमी और उत्तरी जो देश है हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अब चलिए थोड़ा, अब इसमें कौन कौन हमारा ये देश, मैंने आपको बता दिया कि कौन भारत देश के कौन कौन से राज्य जो है वो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। ओके, आपको ये बातें क्वेश्चंस हर एक बार पूछी जाती है कंपटीशन लेवल के एग्जाम में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। लद्दाख कैसे बट गया, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर आप बोल सकते हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप देख सकते हैं उत्तर में क्या है, चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। छोड़िए इन सब बातों को, डायरेक्ट पिक्चर पे हम बता देते हैं। ये देखिए नॉर्थ साइड में आपको यहाँ पे देखिए चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश यहाँ पे आपका जुड़ गया। ये इधर म्यांमार पड़ता है आपका, इस साइड में म्यांमार आता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि बताइए कि चाइना से भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, तो बोलिएगा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद देखिए ये सब बांग्लादेश से, नेपाल से हैं। डायरेक्ट आपको आ जाना है सिक्किम के पास, सिक्किम जुड़ा हुआ है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। ओके, अगर मैं बोल दूँ कि नेपाल से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, तो आप बोलिएगा उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, बिहार टच किया हुआ है, और यहाँ से पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा आता है थोड़ा सा, और यहाँ से आपका सिक्किम जुड़ा हुआ है। ओके, भूटान से आपको देख ही सकते हैं, इसमें पिक्चर्स को देख के आपको क्या करना है, याद कर जाना है। ओके स्टूडेंट, और नीचे की तरफ आप देखते हैं ये महाराष्ट्र हो गया, मुंबई यहाँ पे पोर्ट था जो सबसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस आपका दे रहा था। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश बीच में आ जाता है आपका, उड़ीसा। आपको सारे स्टेट स्टूडेंट याद होने चाहिए। आंध्र प्रदेश को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया, ये बहुत ही पुराना बुक है, तो समझिए तेलंगाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तेलंगाना से कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, सब। यहाँ पे पुदुचेरी आप देख सकते हैं, ये सब आपका जो पड़ोसी देश, हमारे 2 पड़ोसी देश आते हैं जो जलिया के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए मालदीव, और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा है श्रीलंका। ओके, तो यहाँ पे 2 देश हैं जो भारत को क्या करते हैं, तटीय रेखा से जुड़े होते हैं। और ये कौन कौन सा है, जलीय से हमारे इसके बाउंड्री जुड़े होते हैं, कौन कौन सा है, ये मालदीव हो गया, और ये दूसरा हो गया हमारा श्रीलंका। ओके, और ये यहाँ पे कारिकल, पुदुचेरी आप देख सकते हैं, तमिलनाडु हो गया, केरल, कर्नाटक, ये सब है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सब। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, भारत के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लासेस, ओके, इस चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और एक बेल आइकॉन आता है, उस बेल आइकॉन को भी क्या करें, टच कर लें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।